देखिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। चैप्टर के नाम में ही आपको दिख रहा है कि मैग्नेट वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैग्नेट की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो ऑल अबाउट हम इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट ही मैग्नेट से हो रहा है, तो इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले। देखिए मैग्नेटिज्म या फिर जो मैग्नेट है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एंशियंट टाइम से लोगों के पास है। पहले एक स्टोन पाया जाता था जिसको हम लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था। वो जो लोड स्टोन होता था वो बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग एक मैग्नेट हुआ करता था। ठीक है, तो वो जो लोड स्टोन होता था, वो लोड स्टोन अपने जैसे अदर लोड स्टोन्स को या फिर आयरन लाइक मटेरियल्स को, इन तरह के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता था। तो ये जो प्रॉपर्टी थी लोड स्टोन की, ये प्रॉपर्टी पहले ही लोगों को पता थी। ओके, एंड यही जो लोड स्टोन था यही मैग्नेट के नाम से जाना जाता था। क्लियर है क्या? मतलब आप बोल सकते हैं बाद में इसका नाम मैग्नेट बोला जाने लगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं? इस तरह के ही मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो आयरन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर आपस में जो इंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए समझिए पहले तो, अगर आप सिंपलेस्ट वर्ड में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप बोलेंगे बेसिकली कोई मैग्नेट है अगर तो उस मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस में अगर आप किसी अदर मैग्नेट को लेकर के आएंगे या फिर किसी आयरन पीस को लेकर के आएंगे, है ना, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन आपको लगता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली वो स्पेस जहां पर आप किसी मैग्नेट को लेकर के आए एंड वो मैग्नेट एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को आप बोलेंगे दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। उसको आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है क्या? सही क्लियर है? किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर अगर हम किसी अदर मैग्नेट को ला करके रखेंगे तो इन दैट केस क्या होने वाला है? उस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, एंड अगर वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी थी एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उस अदर मैग्नेट को रखा हुआ है। ठीक है, एक क्वांटिटी है अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों एक ही चीज के नाम है, और सिंपली आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। आप समझिएगा कि ये यहाँ पर ये एक्चुअल नेम थे इनके एंड ये जनरल नेम है। समझिए क्या कि बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो वहां पर बात की थी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो स्पेस है जहां पर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चैप्टर में लास्ट तक आते आते क्या कहलाने लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिमिलर वही यहाँ पर हो रहा है कि बेसिकली किसी स्पेस में फील्ड है अगर, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की या मैग्नेटिक इंडक्शन की। एंड यही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन आपको यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड से के नाम से जाना जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? वो क्वांटिटी, दिस इज अ क्वांटिटी which specifies that how strong is the field, how strong is the field in the given space. ओके, ठीक है, इसको हम
बी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। यूनिट्स क्या होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, इसको समझिए। इसकी एक यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सिंपली इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला। ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा एक इसकी यूनिट होती है गॉस, ठीक है बेटा, गॉस। गॉस इसकी है सीजीएस यूनिट। 1 टेस्ला इक्वल होता है 10⁴ गॉस के। समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? तो भाई सबसे पहले यहां पर अब आ रही है एक पोस्टेड experiment, or sometimes it is also called Oersted's discovery। ये क्या है? देखिए, ओस्टेड से पहले ओस्टेड ने 1820 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक रिजल्ट डिराइव किया। उस रिजल्ट को डिराइव करने से पहले ऐसा माना जाता था कि किसी भी स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट की हेल्प से ही प्रोड्यूस की जा सकती है। बट ओस्टेड ने जो डिस्कवरी की उससे यहाँ पर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन एडिशनली पता चली। हमें पता चला कि बेसिकली अगर किसी स्पेस में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, मतलब एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ये, तो इन दैट केस उस वायर के सराउंडिंग स्पेस में भी एक फील्ड सेटअप हो जाती है ना। ये उन्होंने कैसे कैसे पता लगाया? उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से मैग्नेटिक नीडल ली। ये देखिए, ये एक मैग्नेटिक नीडल इन्होंने ली, बहुत ही लाइट मैग्नेटिक नीडल ली हुई है इन्होंने। मैग्नेटिक नीडल के में कुछ पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं जनरली, आगे आप पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ पर इन्होंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज ला करके इस मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। इन्होंने देखा कि बेसिकली जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज ला करके इस मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो ये जो नीडल है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है। नीडल में क्या आ रहा है? कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये अपनी जो पोजीशन थी, ओरिएंटेशन जो था इसका, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, क्लियर? ऐसा इन्होंने देखा। और इन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी कि बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग करंट I in the wire, deflection in needle also increases। क्या हो रहा है? करंट को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। ऐसा इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा। इसके अलावा इन्होंने देखा कि भाई ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन of current, on reversing the direction of current, the direction of deflection in needle also gets reversed। समझ पा रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन आई? कि जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। एज वेल एज ऑन ब्रिंगिंग द नीडल क्लोज टू वायर, डिफ्लेक्शन इन नीडल इंक्रीजेस। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया एंड यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बेसिकली एक मैग्नेटिक नीडल जो है
वो तो सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सपीरियंस कर सकती है, एंड मैग्नेटिक फोर्स पे तब लगेगा जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और कोई तो है ही नहीं, सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, करंट कैरिंग वायर ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही होगी इसके सराउंडिंग स्पेस में, तभी ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है? बताइए, समझ पा रहे हैं? तो ये इन्होंने फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन निकाला। तो इसको ही हम ओस्टेड डिस्कवरी के नाम से जानते हैं, एंड इससे हमें ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी, समझिए करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों आपस में को रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन मिली। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था जिसने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया। सो इट इज concluded that a current produces magnetic field in its surrounding space, ठीक है। बाद में कुछ और डिस्कवरीज हुई, बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ और हमारे सामने फैक्ट्स आए निकल कर, क्या कि सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, मतलब सिर्फ एक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, और भी बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सबसे पहला तो आपको पता है मैग्नेट की वजह से फील्ड बनती है ना? इसके अलावा करंट की वजह से फील्ड बनती है, ये यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा करंट का मतलब क्या है? चार्ज का मूवमेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के मूवमेंट की वजह से बात हो रही है ना, कुछ चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा तभी यहाँ पर फील्ड बन रही है। करंट का मतलब क्या है? मूविंग चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा? तो इसका मतलब एक मूविंग चार्ज जो होता है वो भी फील्ड बनाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो जो मूविंग चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आया बाद में। ठीक है, ओके। तो ओस्टेड ने हमें ये बता दिया था कि करंट की वजह से फील्ड बनती है, बट कितनी फील्ड बनती है एंड ये किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ओस्टेड ने नहीं दी हुई थी। तो अब इन सारे की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक लॉ से जिसको हम बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या है इसको समझिए, देखिए क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, लेट अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर यहाँ पर मैंने रखा हुआ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर किया हुआ, मुझे इस पॉइंट पी पर फील्ड कितनी है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बायो सावर्ट ने एक फंडामेंटल लॉ दिया। बेसिकली अगर यहाँ पर हम देखें तो हम पूरे के पूरे वायर की वजह से तो नहीं, बट यहाँ पर ये जो एक स्मॉल मैंने एलिमेंट एक कंसिडर किया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड कितनी होगी ये हम जरूर लिख सकते हैं इस लॉ के हेल्प से। बोला कि लेट ये एक मैंने एलिमेंट कंसिडर किया हुआ जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? डीएल है। कितनी लेंथ कंसिडर कर ली? डीएल। ओके, इसके मिड पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर रखा है पॉइंट पी से। यहां पर जो एंगल बन रहा है लेट वो थीटा है इस एलिमेंट से पॉइंट पी। अब एलिमेंट तो इन्फाइनेटली स्मॉल है, तो इस एलिमेंट से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर बोला है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी, देखिए इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, वो फील्ड इस एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगी।
देन इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस एलिमेंट के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है क्या? ओके ये जो फील्ड होगी ये इस एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एज वेल एज ये जो फील्ड है ये इस पॉइंट पे ये जो एंगल मैंने थीटा दिखाया हुआ है, मतलब एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया। इस इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है क्या? समझ पा रहे हैं? इन सारे रिलेशन को कंबाइन करें तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बताइए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मुझे फील्ड का मिला है। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू यूज कर ली है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, उसमें से जो म्यू नॉट है 4 पाई तो मैथमेटिकल आपको पता ही है क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। म्यू नॉट जो है यहाँ पर, उस म्यू नॉट को देखें यहाँ पर, सो दिस इज कॉल्ड, देखिए वहां पर जो सिग्निफिकेंस एप्सिलॉन नॉट का था वही सिग्निफिकेंस यहाँ पर म्यू नॉट का है। उसको हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। इतनी वैल्यू होती है इसकी। क्लियर है क्या? बताइए। ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम एक और फॉर्म में देख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में देखने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं बहुत ही कॉमनली पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म के अंदर, विच इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है? बेसिकली हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया हुआ था, मैं इस एलिमेंट को ही अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया हुआ था ना बेटा, ये वाला डीएल लेंथ जिसकी कंसिडर कर रखी, ये वाला एलिमेंट। सुन रहे ना, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ये जो एलिमेंट हमने लिया हुआ था, अब एलिमेंट आप इनफाइनेटली स्मॉल अगर कंसिडर करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा आपको। अगर आप इनफाइनेटली स्मॉल लेंथ कंसिडर करेंगे तो उसको आप स्ट्रेट लाइन ही की तरह बोल सकते हैं, है ना? मतलब कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट होगा। तो ये जो लेंथ आपको मिल रही है वो स्ट्रेट होगी। अब इसके साथ ये, अब लेंथ की डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन करनी हो, लेंथ वेक्टर अगर आपको डिफाइन करना हो तो इसके पास दो डायरेक्शन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किसी भी तरफ डायरेक्शन हो सकती थी। हमने क्या किया, हमने करंट के साथ इसको कंबाइन कर दिया और हमें एक यहाँ पर एलिमेंट, एक हमें वैल्यू मिल रही है जिसको हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। इसका मतलब है कि करंट और इस लेंथ एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड था दोनों कंबाइन कर दिया। इसके इसको समझिए क्या किया हुआ है मैंने, डीएल के साथ आई को कंबाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक क्वांटिटी मिल रही है आईडीएल, आई इंटू डीएल। इसको हम बोलते हैं दिस इज करंट एलिमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। करंट इसमें किधर जा रहा था, करंट किधर जा रहा था बताओ? ऐसे जा रहा था ना करंट। तो इस आइडियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो गई, करंट के अलॉन्ग हो गई। ठीक है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, करंट के अलॉन्ग होगी। एंड मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड सिंपली करंट और डीएल लेंथ दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं? यस सर। अब अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म मैंने लिखा है देखिए, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन वेक्टर फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट
ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा था। देखिए कैसे, अभी यहाँ पर मैंने आइडियल क्रॉस r किया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो आइडियल क्रॉस r का मतलब हो गया आइडियल r साइन थीटा अपॉन r क्यूब भी है, तो r से r क्यूब में कैंसिल होगा तो पावर 2 बचेगी। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे मेंटेन है ना, समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे जो थीटा यूज करना है, अगर आपको थीटा लिखना हो तो व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and position vector of given point, position vector of given point with respect to midpoint of element। देखिए बताइए, अब कंप्लीट हुआ है। देखिए मैंने क्या बोला, थीटा क्या होगा यहाँ पर, तो थीटा यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। आइडियल क्रॉस आर जब आप कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल आएगा। तो करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, उन दोनों के बीच का एंगल जो है दैट इज थीटा। यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन है, बताओ। ये वाली डायरेक्शन होगी ना बेटा, समझ पा रहे हैं। एंड इनके बीच का एंगल है ये थीटा। देखिए यहाँ पर आप एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं, दिस लॉ also follows inverse square law, है ना। बताइए इनवर्स स्क्वायर लॉ हम किसको बोलते हैं, तो वो सारे के सारे रिलेशन में 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी दिखती थी हमें, है ना। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ या फिर कोलॉम्बियन लॉ, वैसे ये भी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या दिख रहा है हमें, 1/r² के प्रोपोर्शनल है फील्ड। ठीक है, बताइए। तो अभी हमने बेसिकली किसकी बात की है, अभी हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर ली। अब डायरेक्शन वाले पॉइंट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं, है ना बेटा। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना है तो हमें डायरेक्शन भी मिलेगी फील्ड की। डायरेक्शन देखने के लिए अब यहाँ पर आपको समझिए, अगर आपको इस क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो क्वांटिटी होगी वही दिखेगी। इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब सॉल्व करेंगे तो जो डायरेक्शन मिलेगी आपको, वही डायरेक्शन तो इसकी होने वाली है। बताइए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमको सॉल्व करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो मैं इसको अलग से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये एलिमेंट था। मैं सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की वजह से फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो ओनली एलिमेंट मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए ये एलिमेंट था, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो थी वो ये वाली थी, आइडियल वेक्टर है ये। यहां पर पॉइंट था कहीं पर, ये देखिए ये है पॉइंट P एंड दिस वाज द पोजीशन वेक्टर। ये था पोजीशन वेक्टर, बताइए R। अब बताइए अगर आपको फील्ड लिखनी है तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियल क्रॉस R करना है आपको। आइडियल क्रॉस R करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, आइडियल क्रॉस R करिए, बताइए कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, बोलो बेटा। अभी ये आप इसको मान लीजिए, जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टली आपने रखा हुआ है स्क्रीन को। अब बताइए आइडियल क्रॉस R, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे ना, बताइए वेक्टर प्रोडक्ट वाला राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो आइडियल क्रॉस R जब आप करेंगे तो पाम को रखेंगे परपेंडिकुलरली, देन ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को। आपको थंब कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो देखिए, वीडियो में देखिए, वीडियो में देखिए, आपको ये दिख रहा है प्लेन। जब आप आइडियल क्रॉस R करेंगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, इनवर्ट। तो बेसिकली इनवर्ट डायरेक्शन हमको मिल रही है। तो पॉइंट P पे जो
फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए पॉइंट पी पे फील्ड की बात हो रही है, so this will be directed like this। इनवर्ड वेक्टर है, इनवर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते थे, क्रॉस का। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, ओके। डायरेक्शन of field by using right hand palm rule। बहुत सारे हैंड रूल यहाँ पर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे हैंड रूल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसमें से कुछ हैंड रूल हम सीखेंगे और कुछ को हम बाईपास भी कर सकते हैं अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लगाना जानते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर सपोज ये एक एलिमेंट होता, ये वायर था, इस वायर में ये एलिमेंट था। अब इस एलिमेंट की वजह से आपको फील्ड लिखनी है, मैंने एलिमेंट को यहाँ पर दिखा रखा अलग से, ये है एलिमेंट, ठीक है बेटा। इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी है, तो करंट की डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि ये करंट जा रही आई। आपको पॉइंट कहाँ पर गिवन था फील्ड निकालने के लिए, ये वाला, ये है पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर अगर आपको फील्ड निकालनी होगी तो क्या करेंगे, तो देखिए राइट हैंड पाम रूल कैसे काम कर रहा है। आपको अगर वीडियो में स्विच करिए, वीडियो में स्विच करिए, देखिए दिख रहा है आपको कुछ, मैं दिख रहा हूँ, दिख ही रहा हूँ। Yes, sir. आप राइट हैंड की पाम को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, देखिए ऐसे राइट हैंड की पाम को आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। अब स्ट्रेच करने के बाद आपको दिख रहा है पूरा फ्लैट हो गई ये फॉर्म, है ना। थंब जो होगा ना, थंब वो इस प्लेन में, इसी प्लेन में, मतलब पूरा का पूरा पाम एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में मूव करने के लिए थंब फ्री है। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये बाहर नहीं आ सकता, आउट ऑफ द Yes, प्लेन sir. नहीं आ सकता, बट इसी प्लेन में मूव कर सकता है। हम इस पाम को इस करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे सो दैट कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में कोइंसाइड करे, क्या करे, करंट की डायरेक्शन में कोइंसाइड करे। एंड देन फिंगर्स को हम पॉइंट पी की तरफ, फिंगर्स जो हैं उनको हम पॉइंट पी की तरफ डायरेक्ट करेंगे, क्लियर, ओके। फिंगर्स पॉइंट पी की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, थंब करंट के अलाउंग डायरेक्टेड होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो पाम की परपेंडिकुलरली पुश करने की डायरेक्शन होगी, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। देखिए ऐसा, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम एक यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसी के ऊपर, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर पाम को ऐसे रखा हुआ है, ये है थंब, एंड ये देखिए ये है थंब, ये है फिंगर्स, राइट हैंड की पाम है, बताइए समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बताइए। देखिए नेल्स भी दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना, पाम का ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड कहाँ है, वो ऑन द पेपर रखा होगा, ठीक है ना, बताइए क्लियर हो रहा है आपको। ये Yes, थंब sir. कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन, एंड फिंगर्स किधर पॉइंट कर रही है, पॉइंट पी की तरफ। तो अब आपको जो पाम की परपेंडिकुलरली पुश करने की डायरेक्शन दिख रही होगी, दैट विल बी कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि राइट हैंड पाम रूल, ये आप भी जाता है, पूछा भी जाता है कई बार बोर्ड्स के अंदर भी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स पॉइंट at which B is to
be determined, एंड पाम की पुश करने की जो डायरेक्शन होगी, अब पाम की पुश करने की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड वाली, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिख रही है, दैट विल डायरेक्शन नॉर्मल टू पाम will represent डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना? बताइए, समझ पा रहे हैं? तो अब इस केस में ये जो करंट कैरिंग वायर था, इसमें करंट फ्लो हो रही है, पॉइंट पी पर मुझे फील्ड निकालनी, तो अब हम यहाँ पे दोनों तरीके लगा सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि भाई आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन इधर है एंड पोजीशन वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, तो ये है पोजीशन वेक्टर, ये है आइडियल वेक्टर। बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आइडियल क्रॉस आर करेंगे, इस बार डायरेक्शन कौन सी दिख रही है थंब की हमें, तो आप आइडियल क्रॉस करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपको आउटवर्ड मिल रही है, तो आप वेक्टर प्रोडक्ट लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो राइट हैंड पाम रूल को भी लगा सकते हैं। अब इस बार जब पाम रूल लगाएंगे आप, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको राइट हैंड पाम को इसी प्लेन में रखना है जिस प्लेन में ये पॉइंट एंड ये एलिमेंट है, तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। बताइए, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? अब जब आप ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली, इस बार पाम की पुश करने की डायरेक्शन कौन सी है, आउटवर्ड है ना? तो आउटवर्ड डायरेक्शन इस बार आपको मिलने वाली है। अब आपने पाम को ऐसे नहीं रखा हुआ पेपर पे, देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, वीडियो के अंदर आपने पाम को ऐसे नहीं रखा है, इस बार आपने पाम को कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। बताइए, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे रखा हुआ है कुछ, ठीक है? तो पाम की पुश करने की डायरेक्शन इस बार कौन सी मिल रही है आपको, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन वहां पर पॉइंट पी पर फील्ड की होने वाली है, ठीक है? सर उस रूल में कोई स्टेटमेंट लिखवाएंगे? किसमें? यस सर। देखो अब आगे, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, देखिए समझिए कि अगर एक यहाँ पर इस तरह का मैंने एक वायर कंसिडर किया, अब आपको 3D स्पेस लेकर के चलना है, एंड मैंने यहाँ पर इस वायर में बोल दिया आपसे कि करंट फ्लो हो रही है, देखिए इस तरह से इधर, तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो में स्विच करिए, वीडियो में स्विच करिए, स्विच कर लिया सबने, कर लिया स्विच? यस सर। अब ये वायर मैंने लिया हुआ, तो एक लॉन्ग वायर था, उसमें से ये एक एलिमेंट मैंने ले रखा है, ठीक है बेटा? इनफाइनाइट बहुत स्मॉल होगा, बट अभी यहाँ पर हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये एलिमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है? अब अच्छा बताइए, इस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड जा रही है, ऐसा मैं मान लूं, तो आपको फील्ड बतानी है किस पॉइंट पे किधर होगी, ठीक है? यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा है लेफ्ट हैंड में, बताइए इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी? ये इसके इस वायर के इस साइड है, इस वायर के इनवर्स, मतलब इनवर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अब मेरे रेफरेंस बात करिए तो फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स मी, है ना? यस। अच्छा, यहाँ पर अगर इस वायर के जस्ट पीछे पॉइंट होता तो फील्ड कहाँ पर होती? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तुम देखो तो बेटा, वायर के जस्ट पीछे है, फील्ड कहाँ पर होगी? तो मेरे लेफ्ट या राइट में? समझिए भाई, आप पहले डायग्राम को इमेजिन तो करिए क्या हो रहा है, कहाँ पर रखना है आपको थंब, करंट के अलोंग, पॉइंट किधर है, पॉइंट की तरफ फिंगर्स को करेंगे, तो इस बार एक्शन कौन सी आई, ये वाली आई ना? सर आपके राइट में, मेरे राइट साइड है ना? यस यहाँ पर पॉइंट होता तो फील्ड किधर होती, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड किधर, आउटवर्ड। यहाँ पर पॉइंट होता जस्ट इन फ्रंट ऑफ वायर, यहाँ पर है पॉइंट, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, आपके लेफ्ट साइड, फील्ड किधर, मेरे लेफ्ट साइड। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर करूं, देखिए सर्कल, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो आपको कैसी दिखने वाली है, टेंजेंशियल दिखने वाली है, दिखने वाली है ना? अभी आपको समझना है कि बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अगर इस लॉजिक को आप कनेक्ट कर पाए हैं तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती थी वो हमेशा कभी भी आपको क्लोज लूप बनाती हुई नहीं दिखेंगी, है ना? बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाएंगे, देखिए कैसे, समझिए। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
फॉर्म क्लोज्ड लूप ऑलवेज। एंड अभी मैंने यहाँ पर ये आपको जो वायर दिखाया था 3 डायमेंशनल डायग्राम है। अब इस वायर के लॉन्ग मैंने ये एक सर्कल लिया था, उस सर्कल के लॉन्ग मैं कई सारे पॉइंट्स लेता जाऊं इस सर्कल के हर एक अलग अलग पॉइंट्स पर, तो आपको क्या दिखेगा इस पॉइंट पे जो फील्ड है इधर से, मतलब 3 डायमेंशनल है डायग्राम। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि फील्ड की डायरेक्शन आपको ऐसे मिल रही थी हर एक पॉइंट पे, बताइए ऐसे ही मिल रही थी ना अभी, बताइए समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है ना, इस तरह से आपको फील्ड मिली थी हर एक पॉइंट पर। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको अगर फील्ड इस तरह से दिख रही है तो इस तरह की फील्ड का मतलब ही है कि यहाँ पर फील्ड लाइन जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो सर्कुलर रही होंगी, तभी तो आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइन पे तो आपको फील्ड की डायरेक्शन दिखती है, बताइए ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। एंड जब आप किसी स्ट्रेट वायर की बात करेंगे तो स्ट्रेट वायर के केस में आपको ये फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखने वाली हैं। अगर वायर स्ट्रेट नहीं होगा, कोई रैंडम शेप का होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन कहां पर होगी, कितनी होगी, इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल मैंने बोला है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो इन दैट केस जो फील्ड होगी वो उसके अलोंग आपको फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए दिखेंगी। तो ऐसे आप कई सारी फील्ड लाइंस को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिंपली फील्ड लाइंस है, इस तरह से आप कई सारे फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बताइए। फॉर अ स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न can be determined by using right hand screw rule। क्या है ये राइट हैंड स्क्रू रूल? एक है, इसको याद रखने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती अगर आप पहला वाला लॉ समझ गए हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए समझिए, अगर सपोज ये एक स्ट्रेट वायर था, वीडियो में देखिए, मुझे इसके अलोंग फील्ड लाइन का पैटर्न डिटरमाइन करना था, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, सपोज करिए दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर, ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? एंड सपोज इस राइट हैंड में आपने इस स्क्रू ड्राइवर को लिया एंड आप यहाँ पर एक स्क्रू को यहाँ पर आप फिक्स कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो स्क्रू को टाइट करने के लिए आप ऐसे टर्न कराएंगे इसको, देखिए ऐसे रखेंगे ना, ऐसे टाइट कराएंगे। यस सर। बताइए, अब जब इसको ऐसे टर्न कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न वही होगा जो आपकी फिंगर्स के कर्ल करने की डायरेक्शन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर दिखने वाली है आपको, बताइए, इस वायर के लॉन्ग आपको इस तरह से कुछ कर्ल होती हुई दिखेंगी। यस। आप यहाँ पर इस हैंड रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए, दिख रहा है आपको डायग्राम? इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? थंब जो है, थंब स्क्रू की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको स्क्रू सेट करना था, देन आप उसको ऐसे कर्ल करेंगे, है ना, तो आपको फिंगर्स कर्ल होती हुई दिख रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। करंट की डायरेक्शन में आप रखिए थंब को, देन ऐसे कर्ल करिए जैसे आप स्क्रू को टाइट कर रहे हो, तो फिंगर्स के मोशन की डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कर्ल होती हुई दिख रही होंगी एंड क्लोज लूप बनाएंगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बताइए ठीक है?